ओके सर। एक बार एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है। देखो, इक्विलिब्रियम का मीनिंग मैंने बताया तुम्हें। इक्विलिब्रियम होता है एक ऐसा स्टेट जब प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन कोई भी चेंज शो ना करे, वो कांस्टेंट हो जाए, उस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट मैंने जैसे तुम्हें बताया, एक टैंक के अंदर, अभी मैंने एग्जांपल के लिया था, एक टैंक के अंदर पानी आ रहा है और पानी निकल रहा है बाहर। एक टैंक के अंदर पानी आ रहा है, जैसे ऊपर से पानी आ रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है सेम स्पीड से। यहाँ से पानी आया अंदर, ये कोई लेवल है इसका, और यहाँ से पानी बाहर निकला सेम स्पीड से, तो कंसंट्रेशन जो है पानी का कांस्टेंट रहेगा। यानी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम पे। कंसंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। और रेट जो है, चाहे वो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है यानी स्पीड, या फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड है, वो बराबर रहती है। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखना इसके अंदर। फिर मैंने तुम्हें बताया इक्विलिब्रिया दो तरीके का होता है, फिजिकल इक्विलिब्रिया, केमिकल इक्विलिब्रिया। फिजिकल इक्विलिब्रिया के अंदर फेस चेंज, फिजिकल इक्विलिब्रिया के अंदर फेस चेंज होगा या एलोट्रोपिक चेंज होगा। फेस चेंज यानी आइस, वाटर सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में आ गया, ये फेस चेंज है। वाटर लिक्विड फॉर्म में है, वेपर्स में आ गया, ये फेस चेंज है। NaCl सॉलिड फॉर्म में था, अब वो एक्वस फॉर्म में आ गया, ये फेस चेंज है, NaCl का डिसोल्यूशन, ये फेस है। इसके ग्राफ भी मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, इसके ग्राफ भी बताऊंगा, ग्राफ भी स्टडी करने हैं इसके। जैसे मैंने तुम्हें बोला, यहाँ पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है और रेट जो है बैकवर्ड रिएक्शन का और फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्वल हो जाता है। मैं इसको शो कर रहा हूँ अभी, मैं इसको शो कर रहा हूँ अभी। केमिकल, फिर ये मैंने बता दिया तुम्हें फेस चेंज वाला। एलोट्रोपिक चेंज में क्या बताया मैंने तुम्हें, जैसे कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन डायमंड में गया। P4 व्हाइट है, P4 रेड में गया, ये क्या है, एलोट्रोपिक चेंज। एसिड रोम्बिक फॉर्म में है, एसिड गया मोनोक्लिनिक फॉर्म में, ये क्या है, एलोट्रोपिक चेंज। एक एलोट्रोप से दूसरे एलोट्रोप बनना, ये भी क्या होता है, फिजिकल इक्विलिब्रिया। ये भी क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रिया। केमिकल इक्विलिब्रिया दो तरीका है, एक होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस। होमोजीनस और हेट्रोजीनस भी देख लेंगे एक बार। होमोजीनस केमिकल इक्विलिब्रिया के अंदर, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस के अंदर फेस जो है वो सेम रहेगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। हेट्रोजीनस के अंदर हेट्रो मीन से डिफरेंट होता है, इसका मतलब फेस डिफरेंट रहेगा। होमोजेनस अगर है, जैसे एग्जांपल PCl5 गैस फॉर्म में है, ये दे रहा है PCl3 गैस फॉर्म में और Cl2 गैस फॉर्म में, ये होमोजेनस एग्जांपल है होमोजेनस इक्विलिब्रिया का। N2+3H2, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हेबर्स प्रोसेस कहते हैं। हेबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, सब गैसियस फॉर्म में, H2 भी गैस फॉर्म में, N2 भी गैस फॉर्म में और NH3 भी गैस फॉर्म में। ये हेबर्स प्रोसेस है फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया। सही है, तो ये भी क्या है, होमोजेनस इक्विलिब्रिया। 2SO2+O2 गैस 2SO3, ये सब गैस फॉर्म में है, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। तो ये भी क्या है, होमोजेनस इक्विलिब्रिया। ये भी क्या है, होमोजेनस इक्विलिब्रिया। तो एग्जांपल दे दी मैंने, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आगे भी दो रिएक्शंस हो रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, उसका बेस यही है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। और हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया का एग्जांपल, हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया यानी जिसमें फेस सेम नहीं होगा, जैसे CO2 गैस लिया प्लस C सॉलिड ले लिया, बना गया 2CO। ये भी किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। तो ये सॉलिड आ गया ना यहाँ पे, तो ये क्या है, सेम फेज में नहीं है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, इसलिए इसको बोलेंगे हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया। हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया, जैसे CaCO3 सॉलिड, इससे बन गया CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो ये भी क्या है, हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया है ना, ये हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया का एग्जांपल। तुम्हें टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया सबको समझ आ गया। यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो एक सर। बार हैंड रेज करेंगे जिसको इतना समझ आ गया, जल्दी से हैंड रेज कर दो। विनय, जानवी, ध्रुव, दिया, मुकुल, आस्था, निशांत, सबको, आरुषि, सागर, दिव्यांशी और मयंक, सबको समझ आ गया। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। मैंने टाइप्स ऑफ क्रिया बता दिया तुम्हें यहाँ पे, अब मैं कर्व्स तुम्हें बता रहा हूँ, कर्व्स को स्टडी करना एक बार, इनके कर्व्स को। जैसे मैंने बोला तुम्हें, ध्यान देंगे, मैंने बोला तुम्हें इसमें से कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कौन सा कर्व करेक्ट है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, यहाँ कंसंट्रेशन, यहाँ पे टाइम, कौन सा कर्व करेक्ट है तुम्हें ये बताना है।
पहला कर्व, दूसरा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, सी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये कर्व, डी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। चलो ये चारों में से कौन से कर्व करेक्ट है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम पे? सर ए। ए सर करेक्ट ए। है, किसने बोला ये? ए दिया दिया। सबने आंसर अभी तक? हाँ दिया ने। चलो ए सबको पता लग गया, ए करेक्ट है। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे। चलो ए आंसर है सबका? यस सर। मैं चलो देखेंगे एक बार। देखो इसमें ए करेक्ट है, ध्यान देंगे इधर। अब इसमें जो आंसर दे रहा हूँ, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट नहीं है बस। देखो ए क्यों करेक्ट है? क्योंकि इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है। इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है। तो इसलिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट का इंक्रीज कर रहा है। इसलिए ये कर्व क्या होगा? करेक्ट होगा बिल्कुल। इस केस में ये रिएक्टेंट है, डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ साथ, ये प्रोडक्ट है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, इसलिए ये भी क्या है? इक्विलिब्रियम। और कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रहा है, ये भी सही है। तीसरा केस, यहाँ पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया है ना, यहाँ पे हो गया कांस्टेंट, इसका यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, यही तो इक्वल हो गया ना। एक चांस है इक्वल भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि इक्वल होगा ही नहीं कभी भी, क्या पता इक्वल हो जाए। मैंने क्या कंडीशन बोली कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहना चाहिए, तो इसलिए ये भी सही है। लेकिन ये गलत क्यों है लास्ट वाला? क्योंकि रिएक्टेंट भी बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, दोनों थोड़ी बढ़ेंगे, इसलिए ये गलत है। तो आंसर आएगा ए, बी और सी। नहीं समझ आया? ये तीनों करेक्ट होंगे। ये आ गया सर। क्या आना चाहिए कर्व, इंपॉर्टेंट कर्व से तीनों क्लियर होना चाहिए ढंग से। एक बार हैंड से करेंगे जिसको कर्व का कंसेप्ट समझ आ गया। कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए, इक्वल हो सकता है, चांस की बात है, कोइंसिडेंस है कि इक्वल हो गया। मुकुल, दिया, ध्रुव, सागर, विनय, जानवी, आस्था, दिव्यांशी, मयंक, आरुषि। किसी सर को एक बार नहीं समझ थर्ड आया वाला तो दोबारा बता दो। बिल्कुल। देखो थर्ड वाले केस में मैंने बोला ए है और ये बी है, ए में से एक्स जा रहा है, एक्स बन रहा है इक्विलिब्रियम पे। तो इसका कंसंट्रेशन मान लिया मैंने 5 मोलर रह गया, इसका रह गया 2, इसका बन गया 2 मोलर। अब इस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है तो कांस्टेंट हो गया ना, ये 2 मोलर पे कांस्टेंट होना चाहिए, सीधी सी बात है। चाहे वो इक्वल हो जाए, एक चांस की बात है कि इक्वल हो जाएगा, हमेशा इक्वल नहीं होगा, हो सकता है किसी रिएक्शन में इक्वल हो जाए, ये भी 5 मोलर हो जाए और ये भी 5 मोलर हो जाए। यानी इसको कहते हैं 3.5 मोलर ये हो जाए और 3.5 मोलर ये हो जाए, तो क्या पता ऐसे हो जाए, तो इसमें भी तो इक्वल ही हो जाएगा ना। तो कांस्टेंट भी हो गया और इक्वल भी हो गया, एक चांस की बात ये भी तो है। नहीं समझ आया ये? आ गया सर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब ऐसे ही एक कर्व तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा कर्व मैं तुम्हें बता रहा हूँ रेट वाला। रेट वाला देखो, अब इसमें ना सी की जगह रेट लगा दो बस, यहां रेट लिख देना बस। रेट, रेट, रेट। और एक कर्व मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, इसमें कर देते हैं ये रेट। चलो इसमें बताओ जरा, इसमें कौन से कर्व करेक्ट होंगे? रेट वर्सेस टाइम के, रेट वर्सेस टाइम का कौन सा कर्व करेक्ट होगा? थर्ड वाला। आर एफ आर पी, थर्ड वाला करेक्ट है। किसी को यस कोई सर। डाउट इसमें? चलो अब देखेंगे। अब मेरे अकॉर्डिंग आंसर इसका है सी और डी। किसको समझ आ गया? सी एंड डी बोथ विल बी करेक्ट। मैंने क्या बोला था थ्योरी में कि रेट
फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का इक्वल हो जाता है। तो थर्ड और फोर्थ दोनों में इक्वल नहीं हो रहा क्या? थर्ड और फोर्थ में दोनों यस में सर। इक्वल हो रहा है कि नहीं? तो ये करेक्ट क्यों नहीं है? हाँ, ये वाला एक स्पेशल केस हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तुम्हें, जैसे एग्जांपल इसमें, हाँ ये देखते हैं ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो आज तक भी डिके कर रहे हैं कि नहीं? वो आज तक भी डिके हो रहे हैं ना। तो यही तो है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आज तक भी डिके कर रहे हैं। प्रोसेस इतना स्लो चल रहा है, प्रोसेस इतना ज्यादा स्लो चल रहा है कि उनका डिकम्पोज करने का रेट या उनका डिके करने का रेट वो कांस्टेंट है, एक ही स्पीड से डिकम्पोज कर रहे हैं। और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है क्योंकि वो तो बढ़ ही रहे हैं ना, जो प्रोडक्ट दे रहे हैं। कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। रेट होना चाहिए इक्वल, रेट इक्वल होना चाहिए, रेट कांस्टेंट ना हो। ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसमें कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आएगा, रेट इक्वल नहीं हुआ। इसमें कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आएगा, रेट इक्वल नहीं हुआ। नहीं समझ आया अभी? समझ आ गया कि नहीं? ये सर। यस सर। इक्विलिब्रियम पॉइंट पहचानना आ गया? हाँ, इक्विलिब्रियम पॉइंट पहचानना आ गया है। यस सर आ गया। हाँ, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी पहचानना आना चाहिए जरूर, ठीक है ना? इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है वो भी पहचानना आना चाहिए। चलो अब ये आ गया ना। अब मैं दो तीन एग्जांपल्स और लेकर समझाऊंगा तुम्हें, फिजिकल इक्विलिब्रियम की और केमिकल इक्विलिब्रियम की। दो तीन एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, यहां तक एंड करेंगे। फिर या प्रॉपर्टीज होगी तो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। 10 मिनट के लिए दोबारा ज्वाइन कर लेना एक बार। 10 मिनट के लिए दोबारा ज्वाइन करना है अभी। इससे वाटर अगर बन रहा है, सही ना? क्या बन रहा है? वाटर। यानी ये सॉलिड से क्या बन रहा है? सॉलिड से क्या बन रहा है? लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड। तो देखो इसके अंदर इनिशियली क्या होगा? आइस बहुत ज्यादा होगी। स्टार्ट में क्या होगा? मैं जैसे अगर इसका कर्व पूछूं, इसका कर्व स्टार्टिंग में क्या होगा और फाइनली क्या होगा? देन स्टार्टिंग में क्या होगा और फाइनली क्या होगा? रेट वर्सेस टाइम का कर्व। हमें पता है इक्विलिब्रियम पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कौन सा होगा, बैकवर्ड का कौन सा होगा? फॉरवर्ड का ऊपर वाला। हाँ, इनिशियली क्या होगा? कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, इसलिए कंसंट्रेशन मैक्सिमम मतलब रेट ज्यादा। इनिशियली आइस का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, इसलिए रेट इसका कंसंट्रेशन, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, इसलिए आरएफ ज्यादा। और इनिशियली प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं, इसलिए रेट क्या होगा? जीरो होगा बैकवर्ड का। और टाइम के साथ साथ वाटर बनता जाएगा, इसे रेट बढ़ता जाएगा, तो ये आरपी होगा। और ये पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये पॉइंट क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। कर्व समझ आ गया कि नहीं? इसको मैं बोलूंगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, सही ना? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। या फिर हम बोल सकते हैं रेट ऑफ, क्या बोल सकते हैं? क्या बोलते हैं? रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। और बैकवर्ड में क्या हो रहा है? वाटर से आइस बनेगा, वाटर से क्या बनेगा? आइस बनेगा, तो क्या बोलेंगे? रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। बैकवर्ड रिएक्शन को रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं, सही ना? रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, ये पता होना चाहिए। पहला केस ले लिया मैंने फिजिकल क्रिया में। दूसरा केस लेते हैं, जैसे वाटर से वाटर वेपर अगर है। फिजिकल क्रिया का दूसरा केस, वाटर से वाटर वेपर। वाटर से वाटर वेपर, तो इसमें भी इनिशियली वाटर मैक्सिमम है, ये बन जाएगा रेट वर्सेस टाइम। इनिशियली रेट क्या करेगा? मैक्सिमम होगा वाटर का, टाइम के साथ साथ डिक्रीज करेगा। बैकवर्ड का रेट इंक्रीज करेगा। ये बैकवर्ड का रेट है। फॉरवर्ड के रेट को क्या लिखता हूं मैं? रेट ऑफ वेपराइजेशन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है दैट इज रेट ऑफ वेपराइजेशन। और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है? वेपर से दोबारा वाटर बनना है, यानी कंडेंसेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन। समझ आ गया कि नहीं है? और ये पॉइंट कौन सा होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये भी फिजिकल क्रिया का केस है। तीसरा केस समझ आ गया कि नहीं है विनय? यस सर आ गया। हाँ, थर्ड केस। थर्ड केस जो है, थर्ड केस लेंगे अब, जैसे NaCl को, NaCl वाला केस। NaCl सॉलिड है, इसको डाला मैंने Na प्लस प्लस Cl माइनस, एक्वस फॉर्म।
Na प्लस एक्वस फॉर्म में, Cl माइनस एक्वस फॉर्म में। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, फॉरवर्ड प्रोसेस क्या है, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। और बैकवर्ड प्रोसेस क्या होगा, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। जैसे मैं कॉमन सॉल्ट है इसको पानी के अंदर ऐड कर रहा हूँ, ये कॉमन सॉल्ट है, इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, कॉमन सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। सपोज कॉमन सॉल्ट इसमें ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे, इनिशियली क्या होगा, डिसॉल्व कर जाएगी कॉमन सॉल्ट, लेकिन फाइनली क्या होगा, जब हम ज्यादा डालेंगे तो कॉमन सॉल्ट जो है नीचे जाके बैठ जाएगी। तो हमें ऐसा लगेगा रिएक्शन अब हॉल्ट हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे एक जो इसका मॉलिक्यूल है ये गया यहाँ पे सॉल्यूशन में, तो ये वापस आ गया इधर प्रेसिपिटेट हो गया। ये ऐसे फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती रहेगी, बैकवर्ड भी होती रहेगी। हमें लगेगा अगर 10 मॉलिक्यूल डिसॉल्व नहीं हुए हैं तो 10 के 10 नीचे है, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा होगा कि इन 10 में से एक जाके डिसॉल्व हो जाएगा और जो डिसॉल्व हुआ था उसका क्रिस्टल बन जाएगा, जो डिसॉल्व हुआ था उसका क्रिस्टल बन जाएगा। आ रहा है समझ के नहीं ये, जैसे ये वाला कोई भी एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल गया डिसॉल्व हो गया और ये आके क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा या सॉलिड बन जाएगा, एक ही बात है। आया समझ के नहीं ये। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होता रहता है इक्विलिब्रियम पे। हमें लगता है रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है, बट इट इज स्टिल गोइंग ऑन इन द फॉरवर्ड एज वेल एज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कर्व भी कैसा बन जाएगा इसका, रेट वर्सेस टाइम। रेट फॉरवर्ड का डिक्रीज करता रहेगा, बैकवर्ड का इंक्रीज करता रहेगा। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में आएगा रेट ऑफ, क्या आएगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन। और बैकवर्ड रिएक्शन में रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन या सॉलिडिफिकेशन, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन लिख देना, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा। 13 मैंने चेंजेस ले लिए फिजिकल इक्विलिब्रिया के। एक ले लेते हैं केस केमिकल इक्विलिब्रिया का, सही ना, केमिकल इक्विलिब्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा सिर्फ ये। एक केस मैं और ले रहा हूँ, केमिकल इक्विलिब्रिया। केमिकल इक्विलिब्रिया में भी ऐसे कुछ होता है। केमिकल इक्विलिब्रिया, सपोज मैंने लिया केमिकल इक्विलिब्रिया में कोई रिएक्टेंट है और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट है और ये है हमारा रिएक्टेंट है रेड कलर का, प्रोडक्ट है से इसको येलो कलर ले लेते हैं। तो इनिशियली हमारे पास क्लोज वेसल होती है, जो भी रिएक्शन मैं बता रहा हूँ चाहे फिजिकल है चाहे केमिकल है, उन सब में क्लोज वेसल है, नहीं तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो पाएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हो रही है, बैकवर्ड को भी कराना है तो क्लोज वेसल में ही कराएंगे, नहीं तो कोई अगर गैस है तो एस्केप कर जाती है। तो इसलिए क्लोज वेसल में हो रहा है प्रोसेस सारा। अब इनिशियली क्या होगा हमारे पास, सिर्फ रिएक्टेंट होगा और कौन से कलर में होगा, रेड कलर। रिएक्टेंट ही है सिर्फ रेड कलर। अब जैसे से रिएक्शन होगी एक इंटरमीडिएट स्टेट आएगी, एक आएगी इंटरमीडिएट स्टेट जिसमें हमारे पास येलो कलर बनेगा, रेड कलर ही रहेगा क्योंकि रिएक्शन फिल्म में होगी, रेड कलर तो रहेगा मैक्सिमम। अभी कहीं कहीं तुम्हें क्या दिख जाएगा, कहीं कहीं तुम्हें दिख जाएगा येलो कलर, क्योंकि प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया है ना, कहीं कहीं तुम्हें येलो दिख जाएगा। और इक्विलिब्रियम पे ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है, ये क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है। और अब फाइनली इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, नाउ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, अब तुम्हारे पास दोनों का अमाउंट सेम नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। रेड है यहाँ पे तो येलो भी बीच बीच में रहेगा, ऐसे येलो भी है बीच में, ये अब कांस्टेंट रहेगा। अगर 10 मॉलिक्यूल रेड के थे, 8 मॉलिक्यूल येलो के थे, तो 10 और 8 ही रहेंगे। अब 10 और 8 ही रहेंगे, ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है। कोई डाउट? नो सर। हाँ, तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा। इसमें रेट क्या हो जाएगा, रेट वर्सेस टाइम, कर्व वैसे ही बनेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा। फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, बैकवर्ड में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड में रेड से येलो में जा रहा है, रेड से येलो में जा रहा है, बैकवर्ड में येलो से रेड में जा रहा है, बैकवर्ड में येलो से रेड में जा रहा है। यही होगा कि नहीं, मतलब रेड जो है डिक्रीज करेगा इधर, और येलो जो है, येलो क्या कर रहा है, इसमें रेड से येलो में जाएगा और बैकवर्ड में येलो से रेड में जाएगा। तो येलो जो है फॉरवर्ड में इंक्रीज करेगा।
कोई डाउट? और ये पॉइंट कौन सा होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ आ गया कर्व कि नहीं? ये यस सर। चलो, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल Yes, इक्विलिब्रियम sir. के कुछ एग्जांपल ये मैंने तुम्हें बता दिए हैं। यहां तक पढ़ के रखना। चैप्टर की स्टार्टिंग कल से होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करेंगे हम। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम से जो बताया, इसके कर्व्स ढंग से कर लेना, कर्व पेपर में पूछे हुए हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम जो बताया मैंने, होमोजेनस हेटेरोजेनस बताया केमिकल के अंदर, होमोजेनस हेटेरोजेनस केमिकल के अंदर बताया, और इसमें फिजिकल में क्या बताया? फेज चेंज और एलोट्रोपिक चेंज। इसको भी रीड कर लेना एक ढंग से। निशान, Yes, sir. ये मेरे को भेज देना, मैं अपलोड कर दूंगा। और बाकी बच्चे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुम्हें आगे ना चैप्टर जो भी होगा, कभी किसी का मिस हो जाता है तो वो उससे पढ़ लेना। ओके ओके, थैंक्स। कल पढ़ के रखना, कल मैं पूछूंगा तुमसे पहले ये, फिर आगे करेंगे।